हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 शुरू करने वाली हूँ, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है विकास। और आज हम लोग यहीं से क्लास 10th का इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकास होता क्या है। हमारा चैप्टर का नाम है विकास, तो हम देखेंगे विकास होता क्या है। विकास का अर्थ अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो उसे अपने वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना या बेहतर होना। एकदम सिंपल टर्म्स में समझे तो विकास का अर्थ हुआ कि हम जिस स्थिति में अभी हैं उससे कुछ बेहतर करना, उससे कुछ बेहतर स्थिति में जाना, अपने वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना और बेहतर होना। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि विकास का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, उसके मायने अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो एक का विकास हो वो हर किसी का विकास हो। इस तरीके से हम देखेंगे कि विकास जो है वो भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे कि विकास जो होता है वो अपने वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना होता है, मतलब बेहतर कंडीशन में जाना होता है, कुछ बेहतर बनना होता है। अगर हम बात करें किसी रिक्शा चालक की तो उसके लिए विकास क्या होगा। उसके लिए विकास ये होगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर मिले, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। वो उस पैसे से अगर साधारण रिक्शे से अगर वो ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता है वो खरीद सके। तो एक रिक्शा चालक के लिए अधिक आय या उसके लिए विकास ये हो सकता है। अगर वही हम बात करें किसी किसान के विकास की, तो किसान जो है वो बिल्कुल कोई रिक्शा खरीदने या वो ऑटो खरीदना उसके लिए विकास की बात नहीं होगी। उसके लिए विकास किस चीज में होगा कि उसकी अधिक उपज हो, वो कम लागत में जो है अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है वो उपजा सके, उससे वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। उसी तरह अगर हम किसी बेरोजगार युवक के लिए विकास की बात करें तो उसके लिए विकास क्या होगा कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि विकास के जो मायने होते हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। वैसे ही बात है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, जैसा हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, जिससे कि परस्पर विरोध होता है। ये क्या हुआ कि एक का विकास दूसरे के लिए किस प्रकार विनाशकारी हो सकता है। ये छोटे स्तर पर नहीं होता है। ये अगर किसी बड़े स्तर की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो है कहीं इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, उसके पास जितना पैसा होना चाहिए वो उसके पास पैसा है, जिससे कि वो एक अच्छी इंडस्ट्री कहीं लगा सके। तो वो अपने विकास के लिए सोचेगा कि वो किसी जगह पर इंडस्ट्री लगाए, लेकिन उसके लिए विरोध तब खड़ा हो जाएगा अगर वहां के लोग जो हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर वो वहां के लोगों के लिए विनाशकारी हो जाएगा, जैसे उनकी जमीन छिन जाती है या फिर वहां पर किसी तरह का पॉल्यूशन किया जाता है, तो उससे क्या होगा कि वहां के लोगों को रहने में कठिनाई होगी, वो उनके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, परस्पर विरोध होता है। यही बात है कि एक का विकास जो है वो दूसरे का भी विकास हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, विरोध होता है। एक दूसरे के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं। अब हम देखेंगे आय और अन्य लक्ष्य। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आय ही हमारा लक्ष्य नहीं होता, उसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। इसमें हम वो चीज देखेंगे, जैसे विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। एक आदमी का जो है विकास वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आय बढ़ जाए उसी से उसका विकास नहीं होता है। अलग अलग लोग जो है वो उनके लिए जो विकास होता है वो कुछ लक्ष्यों को मिला करके बनता है। जैसे हम अगर देखें तो
ज़्यादा आए। हाँ, हर किसी की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। इससे क्या होगा कि वो भौतिक वस्तुएं या जो भी सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो उन्हें पूरा कर पाएंगे। इसीलिए उनकी इच्छा क्या होती है कि उनकी आय ज़्यादा हो, लेकिन साथ ही साथ वो और भी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, वो उन्हें और भी चीज़ों की ज़रूरतें होती है, जैसे बराबरी का व्यवहार हो गया, क्या कि समाज में, घर में उसे अच्छा ट्रीट किया जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसे बुरा फील ना कराया जाए। साथ ही साथ उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो अपने इच्छा अनुसार जैसा जीवन जीना चाहे उसे उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कोई दूसरा उसके ऊपर अपनी मर्जी या अपने थॉट्स जो है वो इम्पोज ना करें। साथ ही साथ उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो चाहे जहाँ भी जाए, चाहे वो जहाँ भी रहे, वो वहाँ पर सेफ रहे, उसे किसी प्रकार से किसी भी प्राणी या किसी भी चीज़ से उसे असुरक्षा फील ना हो। साथ ही साथ आदर सम्मान उसे मिलना चाहिए। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि लोगों के लिए विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो मिले जुले होते हैं। उन्हें आय भी ज़्यादा चाहिए होती है ताकि वो सामान वस्तुएं ज़्यादा खरीद सके, भौतिक सुख उन्हें प्राप्त हो सके, अच्छा घर बना सके, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो अपनी इच्छा अनुसार खरीद सके। साथ ही साथ उसके साथ लोगों का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, उसे सुरक्षा का माहौल मिले, उसे समाज में जो है बराबरी का व्यवहार हो उसके साथ। ये सब जो है कि आय के साथ साथ अन्य लक्ष्य भी एक इंसान के लिए होते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की। अब तक हमने एक पर्सनल इंसान के विकास की बात की कि अलग अलग लोगों के लिए किस तरीके से विकास अलग अलग मायने रखता है। अब हम क्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास की बात करें तो वो पूरे एक राष्ट्र की बात हो जाती है। एक अलग अलग, जैसे सारे अलग अलग लोग मिल करके एक पूरा देश बनाते हैं, तब वो जो राष्ट्र बनता है, वो पूरा राष्ट्र का जो विकास की बात की जाती है वो राष्ट्रीय विकास है। अब अगर बात की जाए राष्ट्रीय विकास में, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर इंसान का अलग अलग विकास होता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ अगर हम अलग अलग लोगों के विकास की बात करें तो फिर राष्ट्र के विकास में बाधा आ सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या देखना पड़ता है कि किन चीज़ों से ज़्यादातर लोगों का विकास हो रहा हो, किन चीज़ों से ज़्यादातर लोगों को फायदा पहुँच रहा हो, कम से कम लोगों को नुकसान पहुँच रहा हो, ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है कि राष्ट्र के विकास की बात की जाती है। देश के विकास के विषय में लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। देश के विकास की बात की जाए तो लोगों की जो धारणाएं होती है वो अलग अलग होती है या फिर विरोधी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ें एक कम्युनिटी के विकास के लिए हो वो दूसरे के लिए भी विकास के लिए हो सकता है कि वो उसके लिए अच्छी ना हो, वो उसको अच्छा ना मान रहे हो। जैसे अगर कोई, जिस तरीके से अभी मैंने एग्जांपल दिया किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने की, अगर मान लेते हैं कि एक देश के विकास के लिए कोई विशेष प्रकार के इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की बात अगर की जा रही है, उससे देश का विकास होगा, तो सब कोई चाहेंगे कि हाँ हम ये वाला इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप करें। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि उस इंडस्ट्री से आस पड़ोस के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो उसका विरोध कर रहे हैं, तब फिर मुश्किल हो जाता है कि इस तरीके से हम अपने देश का या फिर हम उस इलाके का विकास कैसे करेंगे। ऐसे कंडीशन में फिर देखना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है कि उससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, कितनों को फायदा हो रहा है, और जिनको नुकसान हो रहा है उनको किस तरीके से उस नुकसान की कमी की जा सके। साथ ही साथ उसे अगर यहाँ पे रहने में परेशानी हो रही है तो हम उसे किस तरीके से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सके ताकि हमारा इंडस्ट्री भी चल सके, और साथ ही साथ वो
जो लोग हैं उनका भी अच्छा हो सके, उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो, इस तरीके से सोचते हुए पूरे राष्ट्र के विकास की बात की जाती है। उसमें भी विरोध होता ही है। जिस तरीके से हमारे अपने जब हम अपने पर्सनल विकास की बात कर रहे होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न लोगों के विकास की बात कर रहे होते हैं, उसी तरह जब राष्ट्रीय विकास की बात होती है तो सब लोगों को देखते हुए ज़्यादा कि उसमें से बहुत ही कम तरह का जो है नुकसान लोगों को झेलना पड़े, ये सब एनालाइज करते हुए फिर पॉलिसीज के तहत राष्ट्रीय विकास किया जाता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है। जैसे अगर हम बात करें क्लास की, जैसे हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम तुलना करते हैं, बच्चों के बीच हम तुलना कर रहे होते हैं, तो वो तुलना के आधार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चों के पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम तुलना ये कर पाते हैं कि हाँ इस बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये बच्चा जो है वो पढ़ने में तेज है, और इस बच्चे का नंबर कम आता है तो हाँ ये पढ़ने में कमजोर है। साथ ही साथ अगर हम खेल कूद की बात करें, हाँ कौन सा बच्चा खेलने कूदने में अच्छा है, तो हम जब उसको चेक करते हैं तो हम वहां पर भी पता लगा पाते हैं। उसी प्रकार अगर हम राष्ट्र या राज्यों की बात करें, विभिन्न देशों की बात करें या फिर विभिन्न राज्यों की बात करें, तो उसके बीच में तुलना कैसे की जाए, उसके लिए कौन से मापदंड अपनाए जाए। हम क्या देख रहे हैं कि देशों की तुलना के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। किसी भी दो देश की अगर हम तुलना कर रहे हैं या फिर राज्यों की तुलना कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसके लिए पैमाना है वो क्या है, वो है आय। अब हम देखेंगे आय की बात की जाए तो क्या पता चला कि अधिक आय वाले देशों को कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। हम यहाँ पर आय की जो बात करें वो हम पूरे देश के आय की बात कर रहे हैं या पूरे राज्य के आय की बात कर रहे हैं, तो वही ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि अधिक आय वाले जो देश होते हैं जहाँ लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो उन देशों को अधिक विकसित समझा जाता है उन देशों के मुकाबले जहाँ लोग कम पैसे कमाते हैं। अधिक आय का मतलब क्या होता है? अधिक आय का मतलब होता है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अधिक आय से ये होता है कि जो भी मानवों की मानवीय आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकता है, वो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद सके वस्तुएं और अपनी जरूरत को पूरा कर सके। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। किसी देश की आय अगर बात की जाए, देश की आय की बात की जाए तो वो कैसे पता चलता है? वो सभी निवासियों, उस देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके आय को मिला करके किसी देश की, उन सबके आय को जोड़ करके किसी देश की आय बनती है। और औसत और ये जो पैमाना है, जो हम इससे जो आय जो नाप रहे होते हैं वो किस तरीके से नापते हैं? वो औसत आय के रूप में नापते हैं, या तो प्रति व्यक्ति आय, औसत आय या तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा तुलना की जाती है, जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या द्वारा भाग देकर निकाली जाती है। अब हम ऐसा मान ले रहे हैं कि कोई देश है जिसकी जनसंख्या 500 है, मान लेते हैं कि वहाँ 500 लोग रहते हैं, और ये जब पूरे देश में ये 500 लोग जो रहते हैं, उसके बाद जब पूरे देश की आय को कैलकुलेट किया गया तो ये क्या बन रहा है? 10,000 रुपए मान लेते हैं कि बनता है। अब हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालनी है। ये कुल जनसंख्या से इस कुल आय को, तो हम क्या निकालेंगे? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें क्या करना है? देश के कुल आय को कुल जनसंख्या द्वारा भाग देना। ये रही कुल जनसंख्या, ये रही कुल आय। अब हम इससे भाग देते हैं 20। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय हमारे निकल रही है किसी देश की। ये अब हम बात करते हैं वो देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय
US डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी, उन्हें किस देश में रखा गया? समृद्ध देश या विकसित देश में। ये पैमाना कब तय किया गया? ये तय किया गया हमारा 2017 में। और चूंकि इस देशों की तुलना करनी थी, इसीलिए अमेरिका का जो ये डॉलर है, जिस तरीके से भारत में रुपए हैं, उसी तरीके से अमेरिका में क्या है? डॉलर है। तो अमेरिका के डॉलर को पैमाना बनाया गया विश्व के अन्य देशों के आय को नापने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को नापने के लिए। तो उसके इससे क्या तय किया गया? कब तय किया गया? 2017 में ये तय किया गया कि जिस भी देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 12,056 US डॉलर कमा रहा हो, वो देश समृद्ध देश या विकसित देश कहलाएगा। और वो देश जो 995 US डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम कमा रहा हो, वो क्या कहलाएगा? निम्न आय वाला देश कहलाएगा। अब हम बात करेंगे भारत की। भारत किस में आता है? क्या वो विकसित देश में आता है या फिर निम्न आय वाले देश में आता है? अब हम बात करेंगे भारत की। भारत की अगर बात की जाए तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1820 US डॉलर कमाता है। भारत जो है वो ये विकसित देश और निम्न आय वाले देश के बीच में आ रहा है, इसलिए ये क्या है? मध्य आय वाला देश है। साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं। ये जब 12,056 US डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पहुंच जाएगा, तब फिर ये क्या, कौन सा देश कहलाएगा? समृद्ध देश। अभी ये इस 995 से ज्यादा है और ये 12,056 से कम है, इसीलिए ये मध्य आय वाला देश और साथ ही साथ विकासशील देश कहलाता है। आशा है कि आप लोग आज का क्लास समझ पाए होंगे। ये क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 विकास का ये पहला दिन था। कल फिर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।